देखना जरा जी क्या मसला हो रहा है। वालेकुम सलाम बेटे। आई थिंक द अटेंडेंस इज डन। स्टार्ट करते हैं बेटे, अपना लेक्चर रिज्यूम करते हैं। मैं थेरीज करवा रही थी तुम लोगों को, और उस दिन बेटे मैंने कवर करवाई थी तुम लोगों को सिस्टम थ्योरी और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। प्लीज लेट मी नो लास्ट टाइम के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। कोई क्वेश्चन है तो आस्क मी हियर।
जी बेटे, कोई क्वेश्चन तो नहीं है लास्ट टाइम के लेक्चर से? शैल आई कंटिन्यू, शैल वी मूव फॉरवर्ड? ओके बेटे, अगली थियरी मैं करवाने लगी हूं, ऑर्गेनाइजेशनल थियरी इज कॉन्टिजेंसी थियरी। बेटे कॉन्टिजेंसी थियरी ये कहती है कि जो किसी भी इदारे की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बेटे कैन यू हेयर मी नाउ? बेटे प्रेजेंटर लिंक में आज थोड़ा सा एरर आ रहा है, बार बार साइन आउट हो रहा है, मैं साइन इन हो रही हूँ बिकॉज आई वॉज नॉट स्पीकिंग, दैट्स वाई देयर वाज नो वॉइस। प्रेजेंटर लिंक में एरर आ रहा है बेटे, कैन यू हेयर मी नाउ? ओके ग्रेट बेटे। कॉन्टिजेंसी थियरी की मैं बात कर रही थी बेटे। कॉन्टिजेंसी ये कहती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ अगर मैच हो जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। बेटे इसका मतलब ये है कि एनवायरनमेंट क्या है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ उसको मैच होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर उसकी एनवायरनमेंट के साथ मैच होना चाहिए। अब अगर बेटे हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट खोलना है,
और रेस्टोरेंट की बिल्डिंग में एक किसी एकेडमी की तरह रखती हूँ कि छोटे छोटे कमरे हैं, एक के बाद एक के बाद एक, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन की जो एनवायरनमेंट है और जो उसका स्ट्रक्चर है वो मैच नहीं करते, तो इट वुड बी अ फ्लॉप। अगेन, अगर मैं कोई एकेडमी की बिजनेस में एक खुला कमरा लगती हूँ, अलग-अलग कमरे नहीं रखती और उसी के अंदर लोगों को कहती हूँ कि डिफरेंट कॉर्नर्स में बैठ के अपनी क्लासें लो, तो वो एक क्लास की आवाज और उसका शोर दूसरे के साथ जो है वो ऑब्वियसली ओवरलैप करेगा, इंटरप्शन होगी, एंड अगेन it means that the structure and the environment culture or the organization environment doesn't match। तो ऑब्जेक्ट्स, पीपल और जो भी आइडियाज होते हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, और ये सब ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरनमेंट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग, उसमें मौजूद चीजें, और वो जो बाहर की आइडियाज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन पे अपना इम्पैक्ट करते हैं, वो उसकी एनवायरनमेंट होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरनमेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के साथ मैच करेगी तो इट वुड बी अ हिट। अगर हम एक हॉस्पिटल को एक मॉल की तरह बना देंगे तो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरनमेंट है और जो उसका स्ट्रक्चर है वो मैच नहीं करेगा, सो द फ्रूटफुल रिजल्ट्स और द डिजायर्ड रिजल्ट्स विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और उनकी एनवायरनमेंट ऐसा हो जो पेशेंट की नीड्स को फुलफिल कर सके, और वहां पर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके साथ भी मैच होना बहुत जरूरी है हॉस्पिटल के स्ट्रक्चर का। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास आजकल के कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में बहुत जरूरी है कि हेल्थ केयर सर्विसेज जिस तरह सर्व करती हैं वो एनवायरनमेंट के साथ मैच हो। अगर वो एनवायरनमेंट के साथ मैच नहीं करेगा तो जो है वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। अगर तुम लोग जो रूरल हेल्थ केयर सेंटर्स हैं या बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं, उसके अलावा फिर DHQ THQ आ जाते हैं, फिर हमारे पास जो है वो टर्शरी केयर के हॉस्पिटल हो जाते हैं। अगर तुम देखो तो हर हॉस्पिटल, बेशक उनका काम पेशेंट केयर है, लेकिन फाइनल मैकेनिज्म, सॉरी, बेसिक जो उनका मैकेनिज्म है वो पेशेंट केयर है, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर है और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट्स के बेसिक हेल्थ केयर यूनिट कैसा होना चाहिए और रूरल हेल्थ केयर सेंटर कैसा होना चाहिए। ये हमारे पास टोटल आइडिया है कॉन्टिंजेंसी थ्योरी का। अब मैं कॉन्टिंजेंसी थ्योरी के ऊपर एक स्नैपशॉट ग्रुप में शेयर करने लगी हूँ, तुमने व्हाट्सएप ग्रुप में उसको रीड आउट करना है, कोई क्वेश्चन है जेन में तो पूछना है, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, कॉन्टिंजेंसी थ्योरी तुमने याद वकास गिल के नोट्स में से करना है। let just give me a moment, I'm going to share the snapshot।
बेटे जो मैंने तुम लोगों को स्नैपशॉट्स ग्रुप में शेयर किए हैं, कॉन्टिजेंसी थियरी पहली जो मैंने स्नैपशॉट शेयर की है उसमें केओस थियरी के ऊपर कॉन्टिजेंसी थियरी लिखी हुई है, और सेकंड स्नैपशॉट में कंटिजेंसी थियरी की 2 स्टार्टिंग लाइंस हैं. प्लीज रीड आउट फ्रॉम देयर. इफ यू हैव एनी क्वेरीज आस्क मी राइट नाउ. उसके बाद हमारी फाइनल 2 थियरीज रह जाएंगी, कॉम्प्लेक्सिटी और केओस. और आज मैं थियरी सारी वाइंड अप करना चाह रही हूँ ताकि हम कुछ चेंज मूव करें. प्लीज इसको रीड करो बेटे. यू हैव 5 minutes. एनी क्वेश्चन आस्क मी, फिर अगला करते हैं हम. बेटे आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? सबा मेरी तरफ तो फुल सिग्नल आ रहे हैं बेटे. रेस्ट ऑफ यू कैन यू हेयर मी? ओके बेटे, प्लीज 5 मिनट का टाइम दिया, उसको रीड कर लो ताकि अगली 2 थेरीज भी करें और आज मैं इसको वाइंड अप करूं. जी बेटे, वहीं से करनी है कॉन्टिजेंसी थियरी. मैंने अभी चेक की है, नजर नहीं आई मुझे, लेकिन आई होप के इसी में थी. अगर इसमें नहीं भी है तो आई विल गिव इट टू यू फ्रॉम अदर सोर्स. पर एक दफा इसको चेक कर लेना प्लीज. जहां तक मुझे याद पड़ता है इसके अंदर लिखी हुई है. स्टिल आई विल शेयर इट विद यू, डोंट वरी. अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करो.
ओके ग्रेट बेटे, अगली थियरी की तरफ आते हैं और अगली थियरी का नाम है केओस थियरी। अच्छा बेटे, केओस थियरी ये सजेस्ट करती है कि कोई भी परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई स्ट्रक्चर होगा ना, डेट इज डूम टू फेल। इसका ये मतलब है कि क्या, एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि जब व्हेन आवर पेरेंट्स गॉट मैरिड, उस वक्त जो ट्रेंड था वो कुछ और था शादी का, जो भी उनके शादी के जोड़े थे, टाइम टू टाइम चेंज हुआ। क्या कभी ऐसा होता है कि वो माँ के वक्त के वो चलते चले जाए? बिल्कुल रिपीट जरूर करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट अकॉर्डिंग टू अ प्रेजेंट सिचुएशन वी हैव टू बिहेव अकॉर्डिंगली। हम कोई भी चीज बना के ये नहीं कह सकते कि ये परमानेंट ऐसे ही रहेगी। परमानेंट कुछ भी नहीं है। देर इज अ वेरी नॉन प्रोवर्ब दैट इज, देर इज नथिंग परमानेंट बट चेंज। तो इसका मतलब है दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है सिवाय चेंज के, यानी कि हालात ने और वाकयात ने चेंज होते ही रहना होता है। तो यही इसका मतलब है कि ऑस थ्योरी कहती है कि अगर हम किसी भी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई अपना ऐसा फॉर्मूला एस्टेब्लिश करेगी कि जो सारी उम्र के लिए वो कहे कि यही रहेगा, देन इट विल एंड अप इन केओस। केओस का मतलब तबाही, दैट नथिंग इज परमानेंट। तो इसका मतलब ये है न्यूअर प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमें टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस करवाने पड़ते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लूइडिटी, स्पीड ऑफ अडेप्टेबिलिटी एंड कल्चरल सेंसिटिविटी के लिए। यानी कि अगर देखो, जैसे कि मैंने तुम्हें लीडरशिप स्टाइल्स में बताया था कि एक अच्छा लीडर वो होता है जिसको सारे स्टाइल्स का पता होता है, लेकिन हमेशा वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल नहीं रख सकता, हमेशा ब्यूरोक्रेटिक नहीं रख सकता, हमेशा वो उसका जो है वो लेस फेयर स्टाइल नहीं लग सकता। फ्रॉम टाइम टू टाइम अ लीडर हैज टू चेंज इट्स स्टाइल ऑफ लीडरशिप। सो अगर वो कांस्टेंट चीज रखेगा, अगेन इट विल एंड अप इन डिजास्टर। सो केओस थ्योरी भी वकास गिल में लिखी है, वहीं से याद करने हैं। और केओस थ्योरी हमें यही कहती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर या उसकी पॉलिसीज या उसका एनवायरनमेंट परमानेंट नहीं होता और उसको टाइम के हिसाब से एडेप्टेबिलिटी करनी पड़ती है। और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहले प्रेस्क्रिप्शन हमारे पास कभी ऑनलाइन नहीं होती थी, फिर ऑनलाइन आ गई, पेशेंट का रिकॉर्ड ऑनलाइन आ गया, रिकॉर्ड ऑनलाइन आ गया तो दूसरे मुल्कों में शेयर होना शुरू हो गया। पहले फाइल भेजी जाती थी डाक के जरिए, वो काफी टाइम लेती थी, टाइम लेने के बाद हम उसको डिस्कस करते थे। अब विद द क्लिक ऑफ अ बटन डिफरेंट ममालिक में डिफरेंट फिजिशियन के साथ शेयर होती है, उसी वक्त बोर्ड बैठता है और उसी वक्त उसके ऊपर जो है वो थॉट्स शेयर की जाती हैं और जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि किस पेशेंट को हमने किस ट्रीटमेंट से जो है उसको फैसिलिटेट करना है। यही है सारी बात केओस थ्योरी में। दो तीन इसके पॉइंट्स बना के लिखने हैं बस। इसका मेन आइडिया यही है कि कोई भी पॉलिसी, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। प्लीज ये ऊपर से नहीं, इसका जो मैंने स्नैपशॉट शेयर की हुई है केओस थ्योरी की हेडिंग के साथ, इसका आखिरी वाला पैराग्राफ जो है ना, जो यहाँ से स्टार्ट होता है, chaos theory suggests that the drive to create permanent, यहां से लेके एंड तक रियलिटीज शिफ्ट, यहां तक इसको रीड कर लो, 2 मिनट में हो जाना चाहिए। फिर मैं आखिरी थियरी करवाऊं जो कि कॉम्प्लेक्सिटी थियरी है। अभी के अभी रीड करो, लेट मी नो व्हेन यू आर डन।
ओके बेटे, टाइम्स अप। क्योस थ्योरी हो गई है, अब लाफ थ्योरी की तरफ चल रहे हैं। एंड द लास्ट थ्योरी इज कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी की तरफ आ रहे हैं। बेटे कैन यू ऑल हेयर मी नाउ? आवाज आ रही है आप लोगों को बेटे? बेटे आवाज आ रही है? बेटे आज कुछ लिंक में मसला है प्रेजेंटर के, थोड़ी थोड़ी देर बाद ये हॉल्ट हो जाता है। आई डोंट नो क्या मसला है। ओके बेटे, लास्ट थ्योरी आज मैं करवाने लगी हूँ अब, कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। बेटे कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी इस चीज पे एनहांस करती है कि हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन क्यों आज एक्यूरेट जो है या पेशेंट को सेटिस्फाई करने में क्यों, या किस वजह से जो है वो फेलियर का शिकार है, या पेशेंट के हेल्थ केयर के लिए वो क्यों स्ट्रगल करती है। बेटे ये है कि आजकल आए दिन कोई ना कोई चेंजेस आ रही हैं, न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू से न्यू इश्यूज। उन सब चीजों से कम्बैट करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी ये कहती है कि कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड्स की वजह से बहुत मुश्किल हो गया है कि पेशेंट की करंट नीड्स के हिसाब से हर चीज को उसी वक्त जो है वो फुलफिल किया जाए। क्यों? बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग ड्रास्टिकली। अगर कोई चीज ड्रास्टिकली चेंज करती है तो बहुत जरूरत है कि हमारे पास हम जो हैं रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव सोच रखे। लेकिन ये नहीं, जब हम कोई काम कर रहे हो तो हम जब हम कोई काम कर रहे हो तो हम उससे आगे जाके भी देखें कि अगर ये ऐसे ना हुआ और इसका ये आउटकम हुआ, या हमें इस पहलू से इसके बारे में सोचना पड़ा, तो उसके लिए हमारे पास क्या इंतजामात मौजूद होंगे। लेकिन इस कॉम्प्लेक्सिटी को या अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट को टाइमली जज करना बहुत मुश्किल है। तो कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी यही कहती है कि जो हमारे पास जो न्यू से न्यू टेक्निक्स आ रही हैं और न्यू से न्यू जो एनवायरमेंटल डिमांड्स या चेंजेस आ रही हैं, उसकी वजह से, या एम्बिग्वियस जो सर्कमस्टांसेस हैं उसकी वजह से बहुत मुश्किल है कि हम पेशेंट केयर नीड्स को सेटिस्फैक्टरी तौर पर जो है वो फुलफिल कर सके। तो अब इसका क्या है, यानी कि रिसर्चर्स के कहने का मतलब ये है कि अब जो है कि हमने एक स्टैंडर्ड तो जरूर इस्टेब्लिश कर लिया है, लेकिन स्टिल हम पेशेंट केयर सेफ्टी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और वो स्ट्रगल की वजह ये है कि एनवायरमेंट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एन एनवायरमेंट। जैसे कि अगर हमने बाहर निकलना हो, कहा जाता है जी मौसम के हालात के हिसाब से आज बारिश आंधी होगी, you get yourself prepared with an umbrella and all that, but it don't rain at all। तो ये तो फिर प्रिडिक्टेबल है और तुम उसके लिए प्रिपेयर रह सकते हो। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही है कि धूप लिखा हो, बिल्कुल धूप निकलेगी, यू डोंट हैव एन अम्ब्रेला एंड यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस एंड सडनली द रेन स्टार्ट्स एंड देन अगेन इट्स मीन बिकॉज ऑफ द एम्बिगुअस सिचुएशन यू वर नॉट प्रिपेयर्ड टू टैकल विद दैट सिचुएशन एट दैट टाइम। ठीक है, ये बेटे कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी हमें ये कहती है और एक्सप्लेन करती है कि कॉन्स्टेंटली चेंजिंग चैलेंजिंग एनवायरनमेंट और एम्बिगुअस सिचुएशन की वजह से आज भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन पेशेंट केयर सेफ्टी के लिए स्ट्रगल कर रही है। कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी का बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ है, छोटा सा, इसके लिए भी 2 मिनट है, प्लीज इसको रीड कर लो।
जी बेटे, रोहिल कोरोना डिजास्टर इसकी एग्जांपल में परफेक्टली आ सकता है, बिकॉज वी डिडंट प्रेडिक्ट इट, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग ऑल दीज चैलेंजेस। बिल्कुल आ सकता है बेटे। यहाँ पर हमारा आज सारी थियरीज का खत्म हो गया है। प्लीज, अभी भी ऑर्गेनाइजेशनल के स्ट्रक्चर रहते हैं, बट आई रियली वांट टू चेंज इट। एक मोनोटोनस चीज पढ़ाने से और पढ़ने से वो फ्लो कायम नहीं रहता। मैं कोई और लेक्चर वो कवर करवाऊंगी, और जो मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर हैं उसका फिर कुछ अरसे बाद एक लेक्चर और रखूंगी, जिसमें हाइब्रिड पैरेलल, एक ही चीज बार बार पढ़ते जाओगे, विल गेट बोर ऑफ इट। नहीं, जो मैंने स्नैपशॉट चेक सेंड की है बेटे, वो नोट्स नहीं है, ठीक है? वो मैंने बुक में से सेंड किया आपको, सुलेवान की 8th एडिशन में से। वकास गिल के नोट्स अलहदा से हैं, वो इसी बुक में से लेकिन बने हुए हैं बेटे। अटेंडेंस लगा के, हाँ जी, वहीं से करनी है बेटे, वहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, इसके भी पॉइंटर बना सकते हो। मरियम, यहां से भी कर सकते हो। अच्छा बेटे प्लीज, अब मैं यहाँ पे खत्म करूंगी, कुछ और लेक्चर स्टार्ट करेंगे कल से हम। यहाँ पर इसको फिनिश कर दो। लास्ट टाइम मेरे बार बार कहने पे भी मुझे एक साथ अटेंडेंस रिसीव नहीं हुई। मुझे टुकड़ों टुकड़ों में अटेंडेंस नहीं चाहिए। अगर आज मुझे एक पेज पे लगी अटेंडेंस नहीं आई, तो मैं बिल्कुल भी तुम्हारी अटेंडेंस आगे फॉरवर्ड नहीं करूंगी, ऐसे ही बैठे रहो, आई डोंट केयर। तुम अगर अपने बारे में खुद सीरियस नहीं है तो वाई शुड आई बॉदर? ये तुम लोगों का काम होता है अटेंडेंस लगा के मुझे देना। So do it now and share it with me in the WhatsApp group. See you in the next class. Take care and Allah Hafiz.